रात के 3 बजे हैं। पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन आप अब भी जाग रहे हैं। ये खामोशी, ये अंधेरा, ये सन्नाटा कुछ तो कह रहा है। स्वागत है आपका इट्स 3 AM में। यहाँ हम सुनाते हैं वो कहानियाँ जो नींदें उड़ा दें, जो दिल की धड़कनें बढ़ा दें, जो अंधेरे में छुपे सच को उजागर कर दें। सच्ची डरावनी घटनाएं, मन को हिला देने वाली हॉरर स्टोरीज, भूत प्रेत, टोने टोटके और लोक कथाएं, और वो सब जो अंधेरे में सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर हिम्मत है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रात के 3 बजे असली कहानियाँ शुरू होती है। गहरी सांस लीजिए, अंधेरे में उतरने का वक्त आ गया है। चलिए शुरू करते हैं। शांतिवन की काली छाया। शहर की भाग दौड़ से दूर हिमाचल की शांत पहाड़ियों के बीच बसा था शांतिवन गांव। नाम में तो शांति थी, पर उसकी हवा में एक अजीब सी उदासी घुली थी, जिसे सिर्फ संवेदनशील लोग ही महसूस कर पाते थे। आराव, एक युवा वास्तुकार, अपनी पत्नी माया और छोटी बहन सिया के साथ इसी गांव की ओर बढ़ रहा था। उन्हें अपने पुरखों का पुरातन निवास विरासत में मिला था, एक विशाल पुराना घर जो दशकों से वीरान पड़ा था। आराव का इरादा था कि वो उस घर की मरम्मत कराकर उसे एक होम स्टे में बदल देगा। देखो माया, यही है हमारा पुश्तैनी घर, आराव ने उत्साहित होकर कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं, पर माया के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। ये तो बहुत ही पुराना है आराव, माया ने कहा। उसकी आवाज़ में हल्की घबराहट थी। घर की दीवारें काई से ढकी थीं, खिड़कियों के शीशे टूटे थे और जंगली बेलें उसे किसी सांप की तरह जकड़े हुए थीं। सिया, जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहती थी, घर की ओर उत्सुकता से देख रही थी। वाह, ये तो किसी भूतिया महल जैसा लगता है। गांव में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब सी चुप्पी महसूस हुई। गांव वाले उन्हें तिरछी नज़रों से देख रहे थे। उनकी आंखों में उत्सुकता से ज़्यादा डर था। कुछ बुजुर्ग महिलाओं ने तो उन्हें देखते ही अपने सर झुका लिए, जैसे कोई अपशकुन देख लिया हो। यहाँ के लोग थोड़े अजीब हैं, माया ने फुसफुसाया। शायद शहर के लोगों को देखकर हैरान है, आराव ने तर्क दिया, पर उसके मन में भी हल्की बेचैनी थी। पुरातन निवास तक पहुँचने में उन्हें एक कच्ची पथरीली सड़क से गुजरना पड़ा। घर के सामने एक सूखा कुआं था और उसके पास एक बरगद का पेड़, जिसकी जड़ें ज़मीन से ऊपर निकली थीं, किसी विशालकाय दानव की तरह लग रहा था। घर का मुख्य दरवाज़ा जंग लगे कब्ज़ों पर चरमराते हुए खुला। अंदर घना अंधेरा और धूल थी। हवा में एक अजीब सी मिट्टी जैसी गंध थी, जैसे कोई बहुत पुराना रहस्य हवा में तैर रहा हो। चलो पहले सफाई करवाते हैं, आराव ने टॉर्च जलाते हुए कहा। उसकी रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे। पहली रात उन्होंने घर के एक छोटे से हिस्से को साफ किया और वहीं रुकने का फैसला किया। रात गहरी होते ही बाहर से हवा की तेज सरसराहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सिया को नींद नहीं आ रही थी। भैया, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, सिया ने आराव को जगाते हुए कहा। जैसे कोई रो रहा हो। आराव उठा और खिड़की से बाहर देखा। बाहर सिर्फ घना अंधेरा था और पेड़ों की टहनियाँ हवा में झूल रही थीं। ये सिर्फ हवा की आवाज़ है सिया, सो जाओ। पर सिया को यकीन था कि उसने कुछ और सुना था। अगले दिन उन्होंने सफाई का काम शुरू किया। दोपहर में माया ने देखा कि रसोई में रखा एक पुराना पीतल का लोटा अपने आप ज़मीन पर गिर गया। कोई हवा नहीं थी, कोई कंपन नहीं था। आराव, ये लोटा अपने आप कैसे गिरा? माया ने घबरा कर पूछा। आराव ने लोटा उठाया। शायद ठीक से रखा नहीं होगा, पर माया को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। शाम होते होते सिया का व्यवहार बदलने लगा। वो गुमसुम रहने लगी, कभी कभी अपने आप से बातें करती और उसकी आंखें अक्सर घर के किसी खाली कोने में टिकी रहती। सिया, क्या बात है? माया ने पूछा। मैंने उसे देखा, सिया ने फुसफुसाया। एक काली छाया, वो मुझे देख रही थी। आराव ने सिया को गले लगाया। ये सब तुम्हारी कल्पना है बेटा, यहाँ कोई नहीं है। पर सिया की आंखों में डर साफ दिख रहा था। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते, ठंडी हवा के झोंके अचानक कहीं से भी आ जाते और उन्हें
अक्सर किसी के चलने या फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई देती थीं। आराव, जो पहले तर्कशील था, अब विचलित होने लगा था। एक दिन जब वो गांव के बाजार गए तो उनकी मुलाकात गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रामदत्त से हुई। पंडित जी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। तुम लोग पुरातन निवास में रह रहे हो? पंडित जी ने गहरी आवाज़ में पूछा। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। जी पंडित जी, हम उसे ठीक करा रहे हैं, आराव ने जवाब दिया। वो घर ठीक नहीं है बेटा, पंडित जी ने कहा। वहाँ काली छाया रहती है। माया और सिया एक दूसरे को देखने लगे। आराव ने पूछा, काली छाया, ये कौन है पंडित जी? पंडित जी ने गहरी सांस ली और कहानी सुनानी शुरू की। बहुत साल पहले तुम्हारे पुरखों में एक जमींदार था जिसका नाम था बलदेव सिंह। वो बहुत क्रूर और लालची था। गांव में एक गरीब लड़की थी राधा। वो बहुत सुंदर और सीधी साधी थी। बलदेव सिंह की बुरी नज़र उस पर पड़ गई। उसने राधा को अपने घर में बुलाकर उसका शोषण किया। जब राधा ने विरोध किया तो बलदेव सिंह ने उसे बेरहमी से मार डाला और उसके शव को अपने ही घर के तहखाने में दफना दिया ताकि कोई सबूत न मिले। पंडित जी की आवाज़ में दर्द था। राधा का एक प्रेमी था जिसका नाम था माधव। माधव एक तांत्रिक था जिसने अपनी साधना से बहुत शक्ति प्राप्त की थी। जब उसे राधा की मौत का पता चला तो वो क्रोध से भर उठा। उसने बलदेव सिंह और उसके पूरे परिवार से बदला लेने की कसम खाई। माधव ने पुरातन निवास में एक भयानक तंत्र साधना की। उसने अपनी आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल करके बलदेव सिंह और उसके परिवार को एक एक करके मार डाला। लेकिन उसकी साधना पूरी नहीं हुई और उसकी आत्मा भी उसी घर में राधा की आत्मा के साथ फंस गई। तो ये दो आत्माएं हैं, सिया ने फुसफुसाया। नहीं बेटा, पंडित जी ने कहा। माधव की आत्मा इतनी क्रोधित और शक्तिशाली थी कि वो राधा की आत्मा के साथ मिलकर एक काली छाया बन गई। वो अब एक ही इकाई है, क्रोध, प्रतिशोध और अधूरे न्याय की प्रतीक। वो हवेली में भटकती है और जो कोई भी उसकी शांति भंग करता है उसे अपने साथ ले जाती है। कई परिवार आए पर कोई लौट कर नहीं गया। पंडित जी ने उन्हें एक पुराना पीतल का ताबीज़ दिया। इसे अपने पास रखना, ये तुम्हें कुछ समय के लिए सुरक्षा देगा, पर तुम्हें उस आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी, वरना तुम भी फंस जाओगे। पंडित जी की कहानी सुनकर आराव का तर्कशील दिमाग भी हिल गया। घर लौटकर उन्होंने तावीज़ पहन लिया, पर डर अभी भी उनके दिल में बैठा था। रात में घटनाएं और भयानक हो गई। उन्हें लगा जैसे कोई उनके कमरों के बाहर घूम रहा हो। कभी कभी दरवाज़ों पर खरोंचने की आवाज़ें आतीं। सिया पूरी तरह से डरी हुई थी और उसकी आंखों में नींद नहीं थी। मुझे कुछ करना होगा आराव, माया ने कहा। मैं अब और नहीं रह सकती यहाँ। आराव को याद आया कि पंडित जी ने माधव की साधना का जिक्र किया था। उसे लगा कि शायद घर में कोई ऐसी जगह हो जहाँ माधव ने अपनी साधना की हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जो इस रहस्य को सुलझा सके। उसने घर के पुराने नक्शे देखे जो उसे पुरखों के सामान में मिले थे। नक्शों में एक गुप्त कमरा दिखाया गया था जिसका जिक्र किसी और दस्तावेज में नहीं था। वो कमरा तहखाने के ठीक नीचे था। मुझे लगता है कि यही वो जगह है जहां माधव ने साधना की होगी, आराव ने कहा। रात के सन्नाटे में टॉर्च की रोशनी में वो तहखाने की ओर बढ़े। तहखाना ठंडा और नम था और हवा में सड़ी हुई बदबू और तेज थी। उन्हें ज़मीन पर कुछ हड्डियों के टुकड़े दिखाई दिए जो शायद बलदेव सिंह के परिवार के थे। नक्शे के अनुसार उन्हें एक पुरानी दीवार के पीछे एक गुप्त दरवाज़ा मिला। दरवाज़ा लकड़ी का था और उस पर अजीबोगरीब प्रतीक बने थे जैसे किसी प्राचीन भाषा के हों। आराव ने दरवाजे को धक्का दिया और वो चरमराते हुए खुला। अंदर एक छोटा अंधेरा कमरा था। कमरे के बीच में एक वेदी थी जिस पर एक काला चमकता हुआ पत्थर रखा था। पत्थर से एक काली भयानक आभा निकल रही थी। यही है शक्ति का स्रोत, आराव ने फुसफुसाया। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, हवा में एक तेज ठंडी लहर गुजरी और उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चारों ओर से घेर रही हो। कमरे की दीवारों पर अचानक खून के निशानों भरने लगे और हवा में एक भयानक अमानवीय हंसी गूंजी। तुम यहाँ नहीं आ सकते, एक भयानक अमानवीय आवाज़ ने कहा। काली छाया कमरे में प्रकट हुई। वो एक धुंधली काली आकृति थी
जिसके बाल बिखरे थे और आंखें गहरे गड्ढों जैसी थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था और उसकी आंखों में क्रोध और प्रतिशोध की आग जल रही थी। तुमने मेरी शांति भंग की है, काली छाया ने चीखते हुए कहा। अब तुम सब मेरे हो। काली छाया सिया की ओर बढ़ी। उसकी आंखें सिया पर टिकी थी, जैसे वो उसे अपने वश में करना चाहती हो। सिया डर के मारे कांपने लगी। नहीं, आराव ने चिल्लाया। माया ने पंडित जी का ताबीज़ निकाला और उसे काली छाया की ओर बढ़ाया। ताबीज़ से एक हल्की चमक निकली, जिसे काली छाया एक पल के लिए पीछे हटी। हमें इसे रोकना होगा, माया ने कहा। आराव ने कमरे में देखा। उसे वेदी के पास एक पुरानी धूल से सनी हुई डायरी मिली। ये माधव की डायरी थी। उसने उसे खोला और तेजी से पन्ने पलटने लगा। डायरी में माधव ने अपनी साधना, अपने क्रोध और राधा के प्रति अपने प्यार के बारे में लिखा था। आखिरी पन्ने पर उसने लिखा था कि उसकी साधना अधूरी रह गई थी, क्योंकि उसे राधा के अंतिम संस्कार का मौका नहीं मिला था। उसने लिखा था कि राधा की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसके अवशेषों को पवित्र नदी में विसर्जित किया जाएगा, जहां गांव के लोग अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करते थे। हमें राधा के अवशेषों को ढूंढना होगा, आराव ने कहा। उसे मुक्ति दिलाने का यही एक तरीका है। काली छाया क्रोध से चिल्लाई। नहीं, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। उसने पत्थर से निकलने वाली काली आभा को और तेज कर दिया, जिससे कमरा हिलने लगा। आराव ने देखा कि वेदी के नीचे एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा था। उसने बक्से को खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े और कुछ हड्डियां थीं, राधा के अवशेष। काली छाया उन पर हमला करने लगी। वो अदृश्य रूप से उन्हें धक्का देती, चीज़ें गिराती और भयानक आवाज़ें निकालती। माया और सिया डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। आराव ने राधा के अवशेषों को उठाया। हमें इसे पवित्र नदी तक ले जाना होगा, आराव ने कहा। काली छाया ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। उसने दरवाजे बंद कर दिए, हवा में तेज ठंडी लहरें भेजी और भयानक आवाज़ें निकाली। पर आराव, माया और सिया ने हिम्मत नहीं हारी। वे ताबीज़ की शक्ति और राधा को मुक्ति दिलाने की इच्छा से आगे बढ़ते रहे। वे किसी तरह घर से बाहर निकले। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। काली छाया उनके पीछे पीछे आ रही थी। उसकी भयानक हंसी हवा में गूंज रही थी। वे भागकर गांव के बाहर बहने वाली पवित्र नदी की ओर बढ़े। नदी तेजी से बह रही थी और उसके किनारे पर एक छोटा सा पुराना मंदिर था। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, काली छाया ने उन पर सबसे भयानक हमला किया। उसने सिया को अपनी ओर खींचने की कोशिश की, जैसे वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती हो। सिया, माया ने चिल्लाया। आराव ने राधा के अवशेषों को कसकर पकड़ा और मंदिर के अंदर भागा। उसने अवशेषों को नदी की ओर बढ़ाया। राधा, तुम्हें मुक्ति मिले, आराव ने चिल्लाया। तुम्हारे साथ न्याय हुआ है, अब तुम्हें शांति मिलेगी। उसने अवशेषों को नदी में विसर्जित कर दिया। जैसे ही अवशेष पानी में मिले, एक तेज रोशनी नदी से निकली और सीधे काली छाया की ओर बढ़ी। काली छाया एक भयानक अंतिम चीख के साथ चिल्लाई। उसकी आकृति तेजी से धुंधली होने लगी। एक पल के लिए उन्हें राधा और माधव दोनों की आत्माओं की एक झलक दिखाई दी, जिनके चेहरों पर अब शांति और मुक्ति का भाव था। फिर दोनों आत्माएं एक साथ रोशनी में विलीन हो गईं। हवा में सन्नाटा छा गया, बारिश धीमी हो गई और बिजली कड़कना बंद हो गया। नदी शांत हो गई। आराव, माया और सिया थककर जमीन पर बैठ गए। उनकी सांसें तेज चल रही थी, पर उनके चेहरों पर एक गहरी राहत थी। वो चली गई, सिया ने फुसफुसाया। उसे मुक्ति मिल गई, माया ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। अगली सुबह सूरज की किरणें शांतिवन गांव पर एक नई उम्मीद के साथ पड़ रही थीं। हवा में अब कोई उदासी नहीं थी, सिर्फ ताज़ी हवा और चिड़ियों का चहचहाना था। पंडित रामदत्त उनके पास आए। तुम लोगों ने महान काम किया बच्चों। राधा और माधव दोनों की आत्माओं को आज मुक्ति मिल गई है। अब इस गांव में हमेशा शांति रहेगी। आराव ने पंडित जी को धन्यवाद दिया। उसने महसूस किया कि पुरातन निवास अब सिर्फ एक पुराना घर नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां एक लंबी और दर्दनाक कहानी का अंत हुआ था। उन्होंने पुरातन निवास को फिर से ठीक कराने का काम जारी रखा, पर अब उनके मन में कोई डर नहीं था। घर की दीवारें अब काई से नहीं, बल्कि नई उम्मीद से चमक रही थी। उन्होंने उस घर को एक होमस्टे में बदल दिया, जहां लोग शांति और प्रकृति का आनंद लेने आते थे। कभी कभी रात में आराव को हल्की हवा की सरसराहट सुनाई देती थी, पर अब वो डरता नहीं था। उसे लगता था कि ये राधा और माधव की आत्माएं हैं जो अब शांति से हैं और उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। शांतिवन गांव में अब सचमुच शांति थी।
और काली छाया की कहानी सिर्फ एक लोक कथा बनकर रह गई थी, जो अब किसी को डराती नहीं थी, बल्कि मुक्ति और शांति की कहानी बन गई थी। आराव, माया और सिया ने उस अनुभव से बहुत कुछ सीखा था। उन्होंने सीखा था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझा सकता, और कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और सबसे बढ़कर उन्होंने सीखा था कि हर आत्मा को शांति पाने का अधिकार है, चाहे वो जीवित हो या मृत। ये थी आज की डरावनी कहानी इट्स 3 AM क्लॉक की ओर से। अगर इस अंधेरे में आपको भी कोई परछाई महसूस हुई हो तो समझ जाइए, ये तो बस शुरुआत है। ऐसी और भी खौफनाक और रहस्य से भरी कहानियों के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इट्स 3 AM क्लॉक। और हाँ, घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार जब घड़ी की सुई रात के 3 पर रुकेगी, हम फिर लौटेंगे एक नई सिहरन के साथ। हमें फॉलो करें और डर की इस दुनिया में हमारे साथी बने। फिर मिलेंगे अगली डरावनी रात में ठीक 3 AM पर।